नमस्कार। भारत में हमें अलग अलग तरीके के घोटाले देखने को मिलते हैं। कभी कोई चारा घोटाला कर देता है, कभी कोई इंटरनेट के साथ खेल लेता है, इंटरनेट के साथ घोटाला कर देता है। लेकिन हाल फिलहाल में मैंने सबसे अजीबोगरीब घोटाले के बारे में सुना है। ये घोटाला अजीबोगरीब भले ही हो, लेकिन इस घोटाले को करने वाले गरीब नहीं हुए। हम आज देखेंगे कि कैसे कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने भारत की गवर्नमेंट को अपने उंगलियों पे नचवाया और भारत के लोगों के लाखों करोड़ों रुपए खा लिए। इस बारे में जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरे होश उड़ गए थे। कैसे गवर्नमेंट की एक छोटी सी गलती या ऑन पेपर एक छोटी सी गलती के वजह से स्कैमर्स ने भारत की आम जनता से लाखों करोड़ों रुपए सालों तक कमाए। और क्या सच में जो हम गलती समझ रहे हैं गवर्नमेंट की, वो क्या गलती थी या उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा स्कैम छुपा हुआ है? आइए सुनाता हूं आज मैं आपको एक कहानी दिल्ली नोएडा फ्लाईवे की। और लोग ये मान रहे हैं कि ये वास्तव में बहुत भारी लूट है। व्यापार के सिलसिले में बार बार दिल्ली जाना पड़ता है, रोज के 100 रुपए इसी में खर्च होते हैं और जनता के सामने फिर कोई भी चीज टिकती नहीं है। बहुत ही अच्छा कदम है ये। पेन था, एक बहुत बड़ा करप्शन भी था और एक पेन था, और जनता की लूट को बंद करना पड़ेगा। आज हम लोग इस वीडियो में रोड टोल टैक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग का जो रोड टोल टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ये वही टैक्स है जो कि आप बाहर घूमने जब अपने फैमिली के साथ जाते हो तो सबसे खराब लगता है आपको देते हुए, क्योंकि आप लॉन्ग ड्राइव पे कहीं घूमने जा रहे हो, वहां पे भी गवर्नमेंट आपसे पैसे ले लेगी जस्ट बिकॉज आप उनके रोड्स पे चल रहे हो। गाड़ी खरीदते समय भी पैसा देना है और गाड़ी खरीदने के बाद टोल टैक्स भी देना है। कितना टैक्स दोगे आप? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये टोल टैक्स आपको देना क्यों पड़ता है। भारत की गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे रोड्स बनाती है, अपने पैसे से, अपने बजट से रोड बनाती है। जो आप टैक्स पेयर पैसा देते हैं उससे अलग अलग जगह पे रोड बनाती है। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि भारत की गवर्नमेंट के बजट के बाहर चले जाते हैं या फिर उनको बजट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही समय गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड करती है, प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करती है एक ओपन टेंडर में टेंडर भरने के लिए, जहां पे एक पर्टिकुलर कंपनी को, एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। अब होता क्या है वहां पे, कुछ केसेस में कुछ पैसे गवर्नमेंट लगाती है और प्राइवेट प्लेयर्स मैक्सिमम पैसे लगाते हैं इन प्रोजेक्ट्स में। अब प्राइवेट प्लेयर्स अपने पैसे रिकवर करने के लिए वहां पे क्या करेंगे, वहां पे वो टोल प्लाजास बना देते हैं और इन टोल प्लाजास को वो तब तक ऑपरेट कर सकते हैं जब तक सरकार चाहेगी और उस कंपनी का पैसा वापस नहीं आ जाता है विद प्रॉफिट। देखिए, बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिला है कि कंपनीज ने कुछ सालों में ही अपना पैसा रिकवर कर लिया है, लेकिन वहां पे उस स्टेट की गवर्नमेंट उस टोल प्लाजा को एक रेवेन्यू सोर्स बना देती है। सिंपल एक टैक्स सिस्टम जैसा ऑपरेट करने लगता है। आप जब वहां पैसा देंगे वो सीधा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में चले जाएगा और प्राइवेट कंपनी के पास कुछ पैसा बचेगा। बेसिकली सालों सालों तक ये टोल प्लाजास चलाते हैं प्राइवेट कंपनी, और वो प्राइवेट कंपनी का भी एक रेवेन्यू सोर्स बन जाता है और फिर गवर्नमेंट का भी एक रेवेन्यू सोर्स बन जाता है। बट आपने न्यूज में देखा होगा, जगह जगह पे लड़ाई करने लगते हैं लोग टोल प्लाजा में पैसा देने के लिए। 10-10, 20-20 रुपयों के लिए लोगों की हत्या हो जाती है। ये बात अपने में बहुत ज्यादा दुखद है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद ये है कि प्राइवेट कंपनीज इन टोल प्लाजास को अपने मन मुताबिक चलाती है। देखिए, सही नजरिए से इसे देखें तो एथिकली वही सही होगा कि जब एक प्राइवेट कंपनी अपनी पैसे वापस ले लेती है जो भी वो रोड में लगाई थी बनाने के लिए, उस टोल प्लाजा को आप बंद कर दो। क्यों लोग सालों सालों तक वहां पे टोल के पैसे देंगे? डजंट मेक एनी सेंस। अब हम आज इसी ग्रे एरिया के बारे में बात करेंगे, कैसे इसी ग्रे एरिया का यूज करके कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने गवर्नमेंट को 15 सालों तक बेवकूफ बनाया था। जैसे मैंने पहले बताया था, बात हम आज करेंगे डीएनडी फ्लाईवे के बारे में, दैट इज दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे। बात है 1990 की, जब नेशनल कैपिटल रीजन एक्सपैंड कर रहा था। तब नेशनल कैपिटल रीजन का एक बोर्ड बनाया गया था। वो बोर्ड अलग अलग चीज असेस कर रहा था, और जब वो दिल्ली नोएडा का जो रोड है उसे असेस करने पे आया तो उन्होंने देखा कि इस रोड में बहुत ज्यादा कंजेशन होता है। क्यों कंजेशन होता है? बहुत सारी गाड़ी जाती है नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा बहुत सारी गाड़ी आती है, तो बेसिकली ट्रैफिक जैम्स बहुत ज्यादा होने लग रहे थे। कहानी बड़ी ही सिंपल है। यहाँ तक क्या हो रहा है, दिल्ली और नोएडा के बीच में ट्रैफिक जैम हो रहा है। उसका सॉल्यूशन क्या है? वहां पे एक रोड बना दिया जाए ताकि ये कंजेशन कम हो। लेकिन इस कहानी में अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। देखिए, 1992 में इसका टेंडर निकाला जाता है और इस
टेंडर में पहला ट्विस्ट छुपा हुआ है। इस टेंडर को भरती है सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी। जी हाँ, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सोचिएगा मत कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन जब डीएनडी की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी उसका टेंडर भरती है और वही टेंडर जीत भी जाती है, और उस कंपनी का नाम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड लीजिंग सर्विसेज। देखिए, ये कंपनी अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। यूनिक तो मैं छोटा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप इस कंपनी के बारे में जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस कंपनी को 3 आईएएस ऑफिसर्स ने मिलकर बनाया था एक ही साल पहले 1991 में, और आज तक जब तक ये कंपनी टेंडर नहीं उठाई थी तब तक इस कंपनी ने एक भी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया था। जितने भी प्रोजेक्ट इनको मिले थे वो सारे पेंडिंग पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी ने टेंडर भरा था उस रोड के लिए, और इसी कंपनी को वो टेंडर मिला था। टेंडर तो मिल गया, अब इसको पैसे की भी बात हो गई, सारी चीज की बात हो गई, लेकिन पैसे जब कलेक्ट करने की बात आई, वापस पैसे कलेक्शन होंगे तो वो कौन करेगा? तब नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन और आईएफएलएस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि आईएफएलएस की ही एक कंपनी टोल कलेक्शन पे ध्यान देगी। तभी स्थापना होती है एनटीबीसीएल की, दैट इज नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड। आगे 1997 में नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड लीजिंग सर्विसेज और एनटीबीसीएल के बीच में एक डील होती है। अब इस डील में इतने सारे फ्लॉस होते हैं जिसे सुन के आपको लगेगा कि किसी 5 साल के बच्चे ने इस डील को बनाया था और किसी 8 साल के बच्चे ने इस डील को साइन किया था। 2001 से ये डीएनडी फ्लाईवे ऑपरेट करना शुरू कर देता है। अब डील के अनुसार यहाँ पे एनटीबीसीएल टोल प्लाजा बनाती है। डील में बड़े ही यूनिक फैक्टर्स इंक्लूडेड थे। पहला फैक्टर उसमें से ये था कि एनटीबीसीएल ही सोल रेस्पॉन्सिबल होगी टोल प्लाजा के पैसा कलेक्शन का, और जो भी अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा पर व्हीकल वो भी एनटीबीसीएल ही डिसाइड करेगी, और जो भी उस रोड में होगा बेसिकली हर चीज के लिए एनटीबीसीएल ही जिम्मेदार होगी, लेकिन वो किसी को भी आंसरेबल नहीं होगी। दैट मीन्स नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इवन सेंट्रल बोर्ड भी इस कंपनी में जो भी वो करेंगे उसके बीच में वो कुछ नहीं बोल सकता है। इनिशियल डील में हमें यह भी देखने को मिला था कि एनटीबीसीएल जो कंपनी रहेगी वो आने वाले 30 सालों तक वहां पे टोल कलेक्ट कर सकती है। अगर उन 30 सालों से पहले कंपनी ने जो पैसा मिलाया था उसका सैटिस्फैक्टरी अमाउंट उस कंपनी के पास वापस आ जाता है तो वो स्विफ्टली गवर्नमेंट को ये रोड ट्रांसफर कर देगी और वहां से बेसिकली टोल प्लाजा को हटा देगी। लेकिन एग्रीमेंट में एक ऐसा भी क्लॉज था जो कि ये डिफाइन करता था कि अगर कंपनी को 30 सालों तक फायदा नहीं होता है, यानी कि सैटिस्फैक्टरी अमाउंट कंपनी के पास वापस नहीं आ जाता है, तो वो कंपनी आगे भी 30 साल के बाद भी ऑपरेट कर सकती है। अब देखिए, ये 2 चीज है यहाँ पे। पहला, कंपनी किसी को भी आंसरेबल नहीं है। दूसरा, कंपनी 30 साल के बाद भी ऑपरेट कर सकती है। अब इन पहले 2 फ्लॉज के वजह से ये कंपनी एक इन्फिनिटी मनी लूप में फंस जाती है। मतलब जहां भी जाती है इस कंपनी को पैसा ही मिलता है, जितना भी चाहे ये कंपनी नुकसान करना, ये पैसा ही कमा लेती है अनफॉर्चुनेटली। चलिए बात करते हैं 2001 की। रोड की शुरुआत होती है, टोल प्लाजा में पैसा कलेक्शन भी शुरू हो जाता है। इनिशियल प्राइस रोड को बनाने की दिखाई जाती है ऑन पेपर 193 करोड़ रुपीस, लेकिन जैसे ही इस रोड को बनाना शुरू किया जाता है दिखा दिया जाता है कि कैसे इस रोड को बनाने में 408 करोड़ रुपए लगे हैं, यानी कि ये पैसा डबल हो गया जब ये रोड बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब इस पैसे को वापस लेना है कंपनी को, मतलब कंपनी को सैटिस्फैक्टरी अमाउंट इंक्लूड करके इस पैसे को अपने कंपनी में वापस लेना है। टोल प्लाजा से वो पैसा कलेक्शन शुरू कर सकते हैं। पैसे कलेक्शन की शुरुआत होती है 2001-2002 का टेन्योर दिखाया जाता है। प्रोजेक्टेड अमाउंट होता है बहुत ज्यादा पैसे, और जितना भी पर ईयर पैसा वहां पे कलेक्ट होगा उसका 20% कंपनी अपने पास रख सकती है, बाकी पैसा चले जाएगा गवर्नमेंट के पास। बात करते हैं 2001-2002 की। कंपनी ने प्रोजेक्ट किया था कि उसको 82 करोड़ का फायदा होने वाला है उस साल। पहला ईयर था ये रोड पे चलने का, तो फायदा भी थोड़ा कम था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। कंपनी ऑन पेपर दिखा देती है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ का फायदा हुआ है, और पहले ही साल उन्हें 80 करोड़ का नुकसान हुआ है। मतलब 80 करोड़ रुपए वो कमा ही नहीं पाए हैं। डील के तीसरे फ्लॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं। डील में एक ऐसा भी क्लॉज था जो ये डिफाइन करता था कि अगर इस कंपनी को 1 साल कुछ नुकसान हो जाता है, जैसे कि 80 करोड़ ये 2001-2002 में नहीं कमा पाए,
तो ये जो 80 करोड़ का नुकसान है ये नेक्स्ट ईयर ये ट्रांसफर कर देंगे। वो 80 करोड़ भी तो कंपनी को वापस कमाना है, तो वो नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे ये पैसे कमाने का, और वो उनके नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्शन में इंक्लूड हो जाएगा। अब 2002-2003 में मान लेते हैं 200 करोड़ वो कंपनी कमाने वाली थी, इसमें 80 करोड़ भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब कंपनी को कमाना है 280 करोड़, और यही वो सेटिस्फैक्टरी अमाउंट है जिससे कंपनी खुश होगी और अपने पैसे को आगे प्लस नहीं करते जाएगी। कंपनी ऑन पेपर हर साल यही दिखाते रहे कि उन्हें नुकसान ही होते जा रहा है। 3 करोड़ से लेके 4 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है, बाकी वो सारी रोड में लगा दे रही है। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, रोड के पॉट होल्स भर दे रही है, मतलब अलग अलग चीज दिखा दे रही थी ऑन पेपर कि वो पैसे को कहां पे लगा दे रही है, और उन्हें हर साल नुकसान होते जा रहा था। तो ऐसे करते करते वो जो नुकसान हो रहा था वो नेक्स्ट ईयर प्लस करते जा रहे थे उस नुकसान को। और एक समय की बात है ये कंपनी ऑन पेपर दिखाती है कि इन्हें अभी भी 1142 करोड़ रुपीस कमाने हैं। बहुत सारे लोग शुरू से स्पेकुलेट करके आ रहे थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, यहाँ पे लाखों व्हीकल्स रोज जाते हैं, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट कार्य नहीं चल रहा है, लेकिन कंपनी अभी तक अपना पैसा वापस कैसे नहीं कमा पाई है। यही वो समय है जिसके बारे में बात कर रहा था कि कंपनी एक इन्फिनिटली मनी लूप में फंस गई थी। वो ऑन पेपर दिखा देती थी उन्हें नुकसान हुआ है, और क्योंकि वो किसी को आंसरेबल नहीं थी, कोई उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता था, तो कंपनी खुले आम ये कर रही थी, गवर्नमेंट की आंखों के सामने ये कर रही थी। और गवर्नमेंट क्योंकि वो डील में साइन कर चुका था, वो भी कुछ नहीं बोल सकता था। यहाँ पे फरवरी 2006 में आते हैं, फैबग्रो एक सर्वे करता है और वो ये बताता है कि इस कंपनी को 2011 आते आते ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ये डेटा जैसे ही बाहर आता है लोग वैसे ही हैरान हो जाते हैं। देखिए इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं थी, हजारों लाखों व्हीकल्स रोज यहाँ से जाया करते थे और इस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। ऐसा ही करते करते 2015-2016 तक इस कंपनी ने ऑपरेट किया और बहुत सारे पैसे छापे, हजारों करोड़ों रुपए छापे। भारत की जनता फिर कोर्ट पहुंचती है। फिर 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे स्टे लगा देता है कि भाई अब आप टोल प्लाजा से पैसा कलेक्ट मत करो, आपने बहुत पैसे चूस लिए हैं। कुल मिला के ऐसे प्रोजेक्ट भारत में हमें जगह जगह पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे कुछ लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके हजारों करोड़ रुपए का स्कैम कर देते हैं आंखों के सामने, गवर्नमेंट की आंखों के सामने, और वहां पे आम आदमी भी कुछ नहीं बोल पाता है और गवर्नमेंट वैसे ही चुप रहती है। जिस चीज के बारे में शुरू में हम बात कर रहे थे वीडियो में, आज भी देखने को मिलता है। टोल प्लाजा के एम्प्लॉइज को बहुत सारे लोग मारने लगते हैं, 10 रुपए 20 रुपए के लिए लड़ाई हो जाती है। ऐसे लोगों को ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो टोल प्लाजा के एम्प्लॉइज वहां पे सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, वो भी अपना घर चलाने के लिए वहां पे 10-12 हजार की नौकरी किया करते हैं। उनकी क्या गलती है जब गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स मिलके टोल प्लाजाज को एक रेवेन्यू सिस्टम बना दिए हैं, टोल प्लाजाज को पैसे छापने की मशीन बना दिए हैं। वो जितना चाहेंगे, जब तक चाहेंगे ये पैसा छापते जाएंगे, और जब तक आम आदमी ये नोटिस नहीं करेगा, कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा, तब तक क्या है, पैसे आ रहे हैं घर पे। क्या सोचते हैं आप टोल प्लाजास के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरे हिसाब से टोल प्लाजास को तब तक ऑपरेट करना चाहिए जब तक प्राइवेट प्लेयर्स के पैसे वापस आ जाते हैं, फिर टोल प्लाजास को बंद कर दो, नहीं चाहिए टोल प्लाजा हमें। देखिए हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।